नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज की कहानी कमला विश्वनाथन की रहस्य। हैदराबाद एक्सप्रेस के एसी कंपार्टमेंट में अकेली बैठी विभा खिड़की से बाहर का नज़ारा देख रही थी। शाम के 5:30 बज रहे थे। सूरज डूबने ही वाला था। बादलों के टुकड़े उस खूबसूरत गोले को आगोश में भरने के लिए मचलते हुए इधर उधर दौड़ रहे थे। दोनों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही थी। 2 दिनों की मूसलाधार बारिश ने मानो सारी धरती को धोकर स्वच्छ और खूबसूरत बना दिया था। विभा प्रकृति के इस खूबसूरत सौंदर्य को रेल में बैठी निहार रही थी। अचानक एक जोरदार आवाज़ हुई और जोर से हिलती हुई रेल झटके से रुकी। भयंकर आवाज़ और हिचकोले के साथ विभा नीचे गिर पड़ी। उसके बाद क्या हुआ, इसको जानने का मौका बड़ी देर के बाद ही मिला। वह बेहोश हो गई थी। कितनी देर बेहोश रही इसका पता ही न चला। विभा को जब होश आया तो उसने अपने को एक बड़ी लोहे की सीट के नीचे दबा पाया। अंग अंग में भयंकर दर्द हो रहा था। हाथ पैर सुन्न हो गए थे। मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। पीड़ा अश्रुधारा के रूप में आंखों से बहने लगी। वह आंसुओं को पोंछ भी नहीं पा रही थी। हाथों को हिलाने के लिए काफ़ी प्रयत्न करना पड़ रहा था। अचानक किसी के करहाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। जब आवाज़ तेज होने लगी तो विभा ने पूछा, आप कौन हैं और कहाँ फंसी हुई हैं? मैं तो गर्दन भी नहीं मोड़ पा रही हूँ। करीब ही दर्द से भीगी धीमी करहाती आवाज़ सुनाई पड़ी। मैं 2 सीटों के बीच फंसी हुई हूँ। सीट में लगी लोहे की छड़ मेरी आंखों में धंस गई है। आंखों से खून बह रहा है। मेरी टांगों पर एक भारी पेटी है जिसे मैं हिला भी नहीं सकती। विभा ने पूछा, लेकिन यह सब कैसे हो गया? 5 बजे तक तो सब कुछ ठीक ही था। अकस्मात सीटों पर बैठे हम नीचे कैसे आ गए? दूसरी ओर से दर्द भरी करहाती आवाज़ अटक अटक कर आ रही थी। लगता है रेल दुर्घटना हो गई है। मेरे सिर और आंखों में इतनी पीड़ा है कि बताने में असमर्थ हूँ। खून इतना बह रहा है कि बचने की जरा भी उम्मीद नहीं है। वैसे भी अंदर इतना अंधेरा है और चीज़ें ऐसी बिखरी हैं कि पेटी के नीचे धंसे होने के कारण मुझे कोई देख ही नहीं पाएगा। शायद इस पेटी के भार से और खून के लगातार बहने से मैं मौत के गोद में सो जाऊंगी। ऐसा मत कहो बहन। कभी कभी निराशा के बादलों को चीरकर सूर्य की किरणें जीवन का संदेश देती हैं। कोई हमें बचाने जरूर आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। मन भय से धड़क रहा था। अपनी बातों पर खुद ही विश्वास नहीं हो रहा था। फिर भी पता नहीं क्यों उस समय उस अपरिचित महिला को धीरज बंधाने के लिए मन बेताब था। तुम्हें शायद उम्मीद हो पर मुझे नहीं है, क्योंकि मैं मृत्यु को अपने अत्यंत करीब महसूस कर रही हूँ। मैंने जीवन में एक बहुत बड़ा गुनाह किया था। उस गुनाह के बोझ के लिए मैं मरना नहीं चाहती। मौत की डगर में हम सफ़र हैं। इसीलिए मैं यह रहस्य तुमसे बांट लेना चाहती हूँ। विभा दर्द से छटपटाते हुए मुश्किल से इतना ही कह पाई, बातें करोगी तो और खून बहेगा, फिर तो बचने की उम्मीद और भी कम हो जाएगी। नहीं बहन, रहस्योद्घाटन नहीं करूँगी तो शायद मौत भी मुझसे दूर चली जाएगी। विभा को उसकी आवाज़ ठीक तरह से सुनाई नहीं पड़ रही थी। अटक अटक कर आती हुई उसकी आवाज़ ने जो दर्द भरी कहानी सुनाई, उसे सुनकर वह अपनी पीड़ा भी भूल गई। आज से करीब 10 साल पहले की घटना आपको सुनाने जा रही हूँ। मेरा नाम कंचन है। उन दिनों मैं दिल्ली में रहती थी। मेरे पति बहुत बड़े व्यापारी थे। उनका उठना बैठना मेल जोल बड़े लोगों में होता था। कई नेता, समृद्ध व्यापारी, बड़े तबके के लोग उनसे अक्सर मिलने आते थे। उनका रईसाना अंदाज देखकर ही मेरे
अभिभावकों ने उनके साथ मेरा रिश्ता जोड़ा था। मेरा मायका भी काफ़ी समृद्ध था, इसीलिए मुझे ससुराल का माहौल शुरू शुरू में बहुत ही भा गया, परंतु धीरे धीरे नौकर चाकरों से घिरा होने पर भी घर का माहौल अजीब सा लगने लगा। मायूसी और घुटन की अनुभूति होने लगी। घर में सभी लोग व्यस्त दिखाई देते, किसी को भी मुझसे 2 घड़ी बोलने की फुर्सत नहीं थी। पति दिन भर व्यापार के सिलसिले में दोस्तों से चर्चा करते रहते, रात होते ही शयन कक्ष में आकर अपनी शारीरिक लिप्सा मिटा लेते। कभी भी मेरी बातें सुनने या अपनी सुनाने की उन्हें फुर्सत ही नहीं होती थी। उसकी आवाज़ रुंधने लगी थी। ऐसा लग रहा था कभी भी मेरी बातें सुनने या अपनी सुनाने का उन्हें फुर्सत ही नहीं होती थी। उसकी आवाज़ रुंधने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह रो रही है। कुछ देर खामोशी रही। विभा ने सोचा शायद थक गई होगी, परंतु अचानक उसने आगे कहना शुरू किया, मेरे पास समय बहुत कम है। मैं जब भी उनसे पूछती कि आप मेरे साथ बैठकर कभी चंद बातें तक नहीं करते, तो वह हंसकर कहते, हमारे परिवारों में नारियां घर की चारदीवारी में ही शोभा देती है। सज धज कर घर गृहस्थी संभालो, पति को खुश करने और परिवार की समृद्धि करने के लिए ही हम ब्याह करते हैं। इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं करना है। नारी के प्रति उनके ख्यालात मुझे अच्छे न लगे। घर वालों से कई बार कहने की कोशिश की, लेकिन माँ हंसकर टाल देती, अरे पगली, सभी मर्द ऐसे ही होते हैं। अगर तू पति की जिस्मानी भूख नहीं मिटाएगी तो वह कई थालियों में मुंह मारता फिरेगा। उसे अपने से बांध कर रख। पत्नी का तो कर्तव्य ही है पति को सुख देना। मुझे माँ पर बहुत गुस्सा आता, पर वह तो पुराने ख्यालातों की थी। उन्हें मेरी इच्छा अनिच्छा के बारे में कोई चिंता नहीं होती थी। मुझे पति एक रात भी अपने से अलग नहीं रहने देते थे। दिन भर मैं क्या करती या कहाँ जाती हूँ इसकी उन्हें चिंता ही न रहती। हाँ, रात को उन्हें मेरी ज़रूरत हर रोज़ पड़ती थी। इसी तरह जिंदगी बने बनाए ढर्रे पर चलती रही। हमारे 2 बच्चे भी हो गए। धीरे धीरे मैं इस जीवन की आदी हो गई थी। मेरे पति अक्सर दिल्ली से बाहर भी जाते थे, तब मैं बच्चों के साथ खुद को व्यस्त रखती। एक बार जब वो लौटे तो बदहवास लग रहे थे। ऐसा लगता था जैसे बीमार हों। चेहरा काफ़ी उतरा हुआ था और आंखें सूजी हुई थी। आते ही बिस्तर पर लुढ़क गए। मैंने उनके कपड़े ढीले किए और जूते खोले। माथा छूकर देखा तो तवे की तरह तप रहा था। डॉक्टर को बुलाकर दवा दी। जब 2-3 दिन दवा देने पर भी बुखार न उतरा तो डॉक्टर ने खून की परीक्षा लेनी चाहिए। मैं रिपोर्ट लेने जब डॉक्टर के पास गई तो उसने झिझक, घबराहट और चिंतित स्वर में कहा कि मेरे पति को एड्स की बीमारी लग गई है। यह सुनते ही मेरे सिर पर बिजली गिर पड़ी। डॉक्टर की रिपोर्ट सहित घर पहुंची तो पति पहले से संभले हुए दिखाई दिए, लेकिन डॉक्टर ने उनके बचने की उम्मीद कम ही बताई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उनसे क्या कहूँ। इतने में वह बिस्तर से उठे और मुझे आगोश में कसते चले गए। शिथिल शरीर होने पर भी उनके कसाव में काफ़ी ताकत महसूस होने लगी। लेकिन उसी क्षण डॉक्टर की गूंज कानों में सुनाई पड़ी, कंचन जी, आप उनके साथ शारीरिक संबंध न रखें, अन्यथा इसका परिणाम अत्यंत घातक होगा। मैंने झटके से अपने को अलग किया और बाहर निकल गई। कमजोरी के कारण उनके नीचे गिर जाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैंने जल्दी से बेटे को बुलाया और उसके साथ मिलकर उन्हें पलंग पर लिटाया। वह बड़बड़ाते ही जा रहे थे, कंचन मेरे पास आओ, क्यों दूर दूर जा रही हो। फिर वह बेहोश हो गए। मेरे मन में भयंकर दुविधा थी कि जागने के बाद भी यही दौर चलेगा। हर बार मैं उनसे अपने को कैसे बचा पाऊंगी। फिर मुझे कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा। मैंने मेज पर रखी नींद की गोलियां ली और पानी में घोली। उनके जागते ही जबरदस्ती उन्हें वह पानी पिला दिया। फिर वह उठे ही नहीं। सवेरे डॉक्टर को बुलाया। उन्होंने मेरे पति के हाथ में नींद की गोलियां की शीशी देखी और पूछा, आपने एड्स के बारे में उन्हें बता दिया था? मैं एक क्षण सकपका गई, फिर अपने को संभालती हुई बोली, हाँ, मुझे बताना ही पड़ा।
आपने बताकर उनके मन से जीने की इच्छा ही छीन ली। शायद इसीलिए उन्होंने नींद की गोलियां खा ली। विभा को पता ही न चला कि कहानी खत्म हो गई है। दूसरी ओर से आवाज आनी बंद हो गई थी। उसने 2-3 बार आवाज दी पर कोई जवाब न आया। विभा ने सोच लिया कि शायद कंचन मर गई होगी, परंतु उसका जीवन वृतांत विभा को हिला गया था। अचानक कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज के साथ टॉर्च की रोशनी दिखाई दी। लोग डिब्बे में प्रवेश करने लगे थे। इतने शोरगुल में विभा कंचन को थोड़ी देर के लिए भूल गई। उसे बचाकर अस्पताल पहुंचाया गया। काफ़ी खून निकल चुका था और वह बेहोश भी हो गई थी। जब होश आया तो सबसे पहले उसने कंचन को खोजने की कोशिश की, परंतु उसके बचने की गुंजाइश नहीं थी। उसने मान लिया कि कंचन मर चुकी है। दिन बीतते चले गए। विभा की बेटी भी विवाह योग्य हो गई। उसने एक दिन माँ को बताया कि वह डॉक्टर अशोक से प्रेम करती है और उसी से विवाह करना चाहती है। विवाह और उसके पति प्रगतिशील विचारों के थे। उन्हें अपनी बेटी के चुनाव पर पूरा नाज था और विश्वास भी। विकास ने बेटी से डॉक्टर अशोक से मिलवाने को कहा। जब डॉक्टर अशोक उनके घर आया तो विभा ने उसका स्वागत किया। वह ऊंचे कद का सुंदर एवं प्रभावशाली नवयुवक था। विभा ने पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? उनको गुजरे कई साल हो गए हैं, अशोक ने जवाब दिया। विकास ने पूछा, परिवार में और कौन कौन लोग हैं? एक अपाहिज अंधी माँ है। माँ से हमें कब मिलवाओगे? मैं कल शाम की गाड़ी से अलीगढ़ जा रहा हूँ। माँ वहीं रहती है। मैं उन्हें लेकर आ जाऊँगा। अकेले चल फिर नहीं सकती, देख भी तो नहीं पाती। मैंने एक नर्स रख दी है, वही उनके साथ रहती है। तो हम लोग ही चलकर उनसे मिल लेते हैं। उन्हें क्यों तकलीफ देते हो? माँ बड़ी खुददार है, मानेंगी नहीं। मैं उन्हें हवाई जहाज़ में ले आऊँगा। विकास भी डॉक्टर थे। उन्होंने अशोक को समझाया और मना भी लिया। विकास विभा और बेटी मधु के लिए हवाई टिकट ले आए। अशोक पहले ही जा चुका था। हवाई अड्डे से अशोक उन्हें अपने घर ले गया। अच्छा शानदार घर था। कमरे के कोने में एक अपाहिज औरत बैठी थी। चेहरा विकृत था, आंखें भयंकर लग रही थी। अशोक ने अपनी माँ से परिचय कराया। विभा ने पूछा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कंचन है। यह सुनते ही विभा के मस्तिष्क की कहीं कोई तार झंझना उठा। कौन सी कंचन? वही कंचन तो नहीं? वह विचारों को झटक कर बोली, आपकी यह हालत कैसे हुई? अशोक ने जवाब दिया, 10 नवंबर 1980 को दिल्ली जाने वाली रेल दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। 6 महीने बेहोश ही रही। बाद में होश तो आ गया, परंतु आंखें और टांगें चली गई। चेहरा भी बुरी तरह से कुचल गया। इसीलिए अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। विकास ने एकदम पूछा, विवाह भी तो उसी ट्रेन से आई थी। यह भी दुर्घटना में काफ़ी घायल हो गई थी। अशोक ने पूछा, क्या आप ट्रेन में माँ से मिली थी? विभा क्या जवाब देती, खामोशी रही। लेकिन वह अपने मन को काबू में रख नहीं पा रही थी। क्या कहेगी पति से? फिर मन में सवाल उठता, क्या कसूर है बेचारी का? अगर यह पति को न मारती तो वह इसे एड्स देकर मार देता। फिर बच्चों का क्या होता? पर पति से कैसे छिपाए? विकास ने शादी रोक दी तो? अगर कंचन ने अपराध किया था तो सजा भी तो भुगत रही है। विभा सो न पाई। रात के करीब 2:30 बजे विकास की नींद खुल गई। पास में देखा तो विभा नहीं थी। उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह ऐसे घोड़े बेचकर सोती थी कि विकास को कभी कभी उससे जलन होती थी। वह बिस्तर से उठे और बरामदे में जा पहुँचे। विभा जहाँ शून्य को निहारती हुई खड़ी थी। पूनम की रात थी। विकास की नज़रों से विभा की उदासी छिप न सकी। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? तुम बेहद परेशान लग रही हो। विभा का मन हुआ कि पति से सब कुछ सच सच कह दे, परंतु हिम्मत न हुई। उनके बार बार पूछने पर उसने केवल यही कहा, बेटी के ससुराल चले जाने का दुख सता रहा है। विकास ने विभा को अपनी बाहों के घेरे में लेकर कहा, बस इतनी सी बात है, कहो तो बेटी से कह दें कि दामाद को घर जमाई बनाकर ले आए।
पर सोच लो, अपाहिज माँ का बोझ भी सहना होगा। तैयार हो? विभा भीतर ही भीतर टूट रही थी, बिखर रही थी, परंतु उसने चेहरे पर अपने भावों को प्रतिक्रिया प्रकट न होने दी। आखिर धूमधाम से बेटी की शादी कर दी। विभा और विकास ने विवाह में कोई कमी न आने दी। विवाह संपन्न होते ही बेटी और दामाद को शिमला के टिकट थमा दिए। अशोक ने उदासी से कहा, हम माँ को अलीगढ़ छोड़कर ही जा पाएंगे। विकास ने कहा, बेटा बताया है तो रिश्ता पूरी तरह निभाएंगे। तुम्हारी माँ वहाँ हमारे साथ तब तक रहेंगी जब तक तुम लौट कर नहीं आते। 10 दिन में लौटने पर उन्हें ले जाना। अशोक को यह विचार भा गया, पर उसे थोड़ी झिझक भी हुई कि अपाहिज माँ को किसी के भरोसे कैसे छोड़े। कंचन की नर्स भी उसके साथ ही आई थी। विकास ने अस्पताल से एक आया का भी प्रबंध कर लिया था। विभा ने पूछा, विकास, कंचन को घर में कैसे रखोगे? क्यों, वह मधु के कमरे में रहेगी। मैंने सारा प्रबंध कर दिया है। विभा का दिल धड़कने लगा कि अगर कंचन ने उसे पहचान लिया तो विकास को जब सच का पता चलेगा तो उसे कैसा महसूस होगा। वैवाहिक जीवन में उसने कभी भी विकास से कुछ नहीं छिपाया था, पर इस बार ऐसा क्यों किया? विकास ने पूछा, जिस दिन से विवाह तय हुआ है तुम बहुत उदास रहने लगी हो, क्या बात है? आखिर विभा ने फपकते हुए रेल दुर्घटना वाली रात की सारी कहानी सुनाने के बाद पति को बता दिया कि कंचन ही वह नारी है जिसने पति को नींद की गोलियां देकर सदा के लिए मौत दे दी थी। विकास ने उसे बाहों का सहारा देकर कहा, जिस डॉक्टर ने कंचन के पति को मृत घोषित किया था वह मैं ही हूँ। उसकी परीक्षा कर समझ गया था कि उसकी मृत्यु कैसे हुई होगी। कंचन के परिवार से मेरा परिचय था, हम कभी कभी मिला करते थे। उसका पति नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या करने वाला कमजोर व्यक्ति नहीं था, यह बात मैं बखूबी जानता था। कंचन के बदहवास चेहरे को देखकर मैं मामले की संजीदगी को कुछ हद तक भांप गया था। हम डॉक्टर तो दया दिखाकर उसे मौत नहीं दे सकते थे, उसे दवाओं के बल पर जीवित रखकर सिर्फ नरक की वेदना ही दे पाते, परंतु कंचन ने उसे यातनाओं से आसानी से मुक्ति दे दी थी। मैं जानते बूझते हुए भी चुप रह गया। आखिर कंचन कसूरवार है तो डॉक्टर होने के नाते मैं भी कम कसूरवार नहीं हूँ। तुमसे मैंने यह सब रहस्य आज तक छिपाए रखा क्योंकि तुम्हारी प्रतिक्रिया का डर हमेशा सताता था। विभा ने पति के कंधे पर सिर टिकाकर गहरी सांस ली। उसने आंसू भरी आंखों से पति को देखा, फिर मुस्कुरा दी। विकास ने आगे कहा, श्रीमती जी, अब तो आप दामाद को घर जमाई बना ही लेगी ना? कंचन को साथ रखने की कोई एतराज तो नहीं होगा ना? हम इस रहस्य को रहस्य बनाए रखेंगे। थोड़ी देर बाद विभा कंचन को ढूंढती हुई अंदर चली गई। आहट सुनकर कंचन बोली, आइए विभा जी, 2 मिनट मेरे करीब बैठिए। विभा की धड़कनें तेज हो गई। वह घबराते हुए कंचन के निकट बैठ गई। वह नहीं चाहती थी कि कंचन उसे पहचाने और उसके दुखते तार उसे पीड़ा दें। कंचन ने अपनी नर्स को पानी लाने अंदर भेजा और भाव विहल हो बोली, विभा, तुम्हें शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तुमने मेरे रहस्य को किसी पर प्रकट न कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मेरे बेटे या बहू को इसका पता चल जाता तो मैं उनकी नज़रों में गिर जाती, फिर तो मर कर भी चैन न पा सकती। कहती हुई वह विभा की बाहों में झूल गई। विभा फूट फूट कर रो पड़ी। अचानक कंधे पर पति के स्पर्श ने उसे संभाल दिया। वह स्पर्श ही उसके लिए सच्चा आत्मबल था।